गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्रॉपर्टीज में वाइड रेशियो और वाइड रेशियो किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। न्यूमेरिकली हमने इसको स्मॉल ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ वाइड एंड वॉल्यूम ऑफ थ्री फेज डायग्राम से हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम इसको आइडियली ड्रॉ करते हैं। So this is air, this is water, and this is solid. So this is volume of air, volume of water, and volume of solid. So white, जो volume of white है वो आपका volume of air plus volume of water होता है। कैलकुलेशन ड्रॉ की थी volume of white। एंड ये भी डिस्कस किया था कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट पैरामीटर, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि सॉलिड्स आपके तो उतने ही प्रेजेंट रहेंगे, चाहे आप उसको ड्राई कर दो चाहे आप कॉम्पैक्ट कर दो। बट वाटर एंड एयर वेरिएबल पैरामीटर में चेंज हो सकते हैं। अगर आप इसमें वाटर ऐड करोगे और तो क्या होगा, ये जो एयर स्टेक्स है ये फिल होते जाएंगे वाटर से, एंड एक कंडीशन आएगी कि ये सॉइल सैंपल जो है पूरा सैचुरेट हो जाएगा। तो तीन कंडीशन हमने देखी थी। अगर एयर एंड वाटर दोनों प्रेजेंट है दैट इज थ्री फेज डायग्राम। अगर सिर्फ एयर प्रेजेंट है सो दैट इज अ टू फेज सिस्टम, कंप्लीटली ड्राई कंडीशन। एंड इफ सिर्फ वाइट से वाटर प्रेजेंट है then that condition is completely saturated condition and that is also two phase system. now सिंपल सी बात है कि अगर आपका ये कोई सॉइल सैंपल है, मैंने एक मोल्ड में डाला हुआ है, तो अभी क्या है, पार्टिकल्स के बीच में वाइड स्पेसेस है। now after that अगर आप इस पे लोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये वाइड्स के बीच में जो एयर है ये रिमूव हो जाएगी एंड आपका जो सैंपल है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो कॉम्पैक्ट होने के बाद क्या सॉलिड्स कम हुए थे, सिर्फ एयर रिमूव हुआ। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड चेंज हो सकता है। Now second is porosity. Second is porosity. इसको ईटा से डिनोट करते हैं एंड न्यूमेरिकली इसको हम ईटा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये ध्यान रखेंगे कि दोनों आपको वाइड्स के बारे में डिटेल कर रहे हैं। वाइड रेशियो और पोरोसिटी दोनों वाइड्स के बारे में बता रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में वॉल्यूम ऑफ वाइड्स एलिमेंट है और डिनोमिनेटर में क्या है, वाइड रेशियो में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है जो कि कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट पैरामीटर है। और पोरोसिटी के केस में दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, दिस वॉल्यूम, ये ध्यान रखेंगे। सो दोनों कंडीशन, दोनों में वाइड रेशियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, सॉरी वाइड की इंफॉर्मेशन मिल रही है, मींस कि दोनों के बीच में रिलेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं जो हम करेंगे। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है वाइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में। बट अभी पहले पोरोसिटी को समझ लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने वाइड रेशियो में ये डिफाइन किया था कि अपर वैल्यू क्या है, लोअर वैल्यू क्या है। इसी तरह से पोरोसिटी की बात करेंगे तो अगर मैं कहूं कि ईटा इज इक्वल टू 0, पोरोसिटी 0 है, तो पोरोसिटी किस कंडीशन में 0 होगा, एनालाइज करें। पोरोसिटी 0 होने के लिए
क्या जीरो होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जीरो होने चाहिए। और ये कल हमने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि किसी सॉइल मास में वॉइड्स ना हो। सो ईटा इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली सॉइल के केस में वॉइड्स ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो भी डिस्कस किया था कि रॉक हो सकती है, रॉक के केस में ईटा हो सकता है जिसमें कंडीशन और रॉक। और सॉइल की बात करेंगे तो यहां से हमें ये तो पता चल गया कि ईटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। बट क्या ईटा की वैल्यू 1 हो सकती है? देखो ईटा की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर मैंने आपसे कहा कि ईटा की वैल्यू क्या 1 हो सकती है, तो आप इक्वेशन पे जाइए और देखिए कि ईटा की वैल्यू 1 होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ईटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। दिस इज द कंडीशन। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। टोटल वॉल्यूम में वॉइड्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ईटा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, यानी कि ईटा की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। तो रेंज क्या हो सकती है, ईटा इज लेस देन 0, greater than 0 and less than 1. So this is the range for porosity. ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं। अब ये जो चीजें जो लिखी हैं, अगर मैं आरटीओ के टर्म में बात करूं, आपके मेट्रो एग्जाम के टर्म में बात करूं, तो ये आपसे प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं और आपको इस तरह से डिफाइन करना होगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, आइडिया इक्वेशन पता होनी चाहिए एंड रेंज पता होनी चाहिए, क्योंकि रेंज डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट हम दोनों के बीच में क्या एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन पोरोसिटी एंड void ratio. Very important. This relation is very important. Suppose जहाँ पे आपको void ratio दिया है, आपको porosity निकालना है, तो आप porosity निकाल सकते हैं कि ऐसा कोई relation है जो हम establish करेंगे। इन्हीं दोनों इक्वेशन से करेंगे। तो देखिए, अगर मैं void ratio बोल दूं तो E is equal to what? VV upon Vs, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एंड यहाँ पे अगर पोरोसिटी को लिखूं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉइल। दिस नाउ क्या ये बता सकते हैं कि वॉइड रेशियो की वैल्यू ज्यादा होगी कि ईटा की वैल्यू ज्यादा होगी, कौन सा पैरामीटर ज्यादा बड़ा होगा? तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज लेस देन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो क्लियर है? सो ईटा की वैल्यू क्या होगी? देखिए, टोटल वॉल्यूम बड़ा क्वांटिटी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड छोटा क्वांटिटी है, ठीक है ना? तो ईटा की वैल्यू क्या होगी? लेस देन वाइड रेशियो। पोरोसिटी क्या होगा? लेस देन वाइड रेशियो। नाउ रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच में। सो ईटा इज
equal to porosity is equal to volume of voids to total volume. अब देखिए, अगर मैं थ्री फेज सिस्टम से बात करूं तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर है? अगर आप टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो थ्री फेज सिस्टम से टोटल वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम थ्री फेज डायग्राम, थ्री फेज सिस्टम, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दिस इज इक्वेशन 1। समझो, एंड ये भी क्लियर है आपको कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं दिस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ voids plus volume of solid. This is equation 2. Okay. So from now total volume को यहाँ पे पुट करते हैं। So eta is equal to total volume upon volume of voids plus volume of solid. Clear? Now solve करते हैं फर्दर। 1 upon eta is equal to what? Volume of voids plus volume of solid upon volume of voids. डिवाइड कर देते हैं। So 1 upon eta is equal to volume of voids divided by volume of voids को डिवाइड कर देंगे प्लस volume of solid upon volume of voids। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नाउ 1 upon eta is equal to, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज 1 प्लस Vs upon Vb। क्लियर? ना देखेंगे कि ये Vs upon Vb क्या है? Vs upon Vb क्या है? 1 upon E। अगर आप Vb upon Vs 1 upon E रख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फ्रॉम void ratio E is equal to Vb upon Vs, तो Vs upon Vb is equal to what? 1 upon E। Clear? So 1 upon eta is equal to 1 plus 1 upon E. So 1 upon eta is equal to E 1 plus E. Now let's solve करते हैं। तो eta is equal to what? E upon 1 plus E. This is very important relation between porosity and void ratio, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे जब तक आप ये जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्स पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिलेशन है वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी में। अगर आपको वॉइड रेशियो की वैल्यू दी हुई है तो आप पोरोसिटी निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा सा उसको सेकंड लेवल पे ले जाने के लिए क्या करता है कि अगर वॉइड रेशियो की वैल्यू रिक्वायर्ड है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो वॉइड रेशियो की वैल्यू ना देके पोरोसिटी की वैल्यू दे देता है। तो कभी कभी क्या होता है अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं है पता तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो नाउ इसको मैं रब कर रहा हूं। ओके, फाइनली जो रिलेशन आया वो मैं लिखता हूं दैट eta is equal to E upon 1 plus E। This is equation first, या जो भी इक्वेशन आप देखें।
नाउ एक रिलेशन और इससे सॉल्व होता है, जो मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन वो पोरोसिटी के टर्म में होता है, ठीक है ना, तो यू कैन सॉल्व इट नाउ। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉइड रेशियो देखा, पोरोसिटी देखा, हम दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। एंड नाउ नेक्स्ट इज वाटर कंटेंट, बट आपका रिलेशन है दैट इज वाटर कंटेंट। एंड वाटर कंटेंट को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ न्यूमेरिकली इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। 100 अगर परसेंटेज में आपको चाहिए। नाउ रेंज क्या है इसकी? क्या वाटर कंटेंट 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वाटर कंटेंट 0 होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? वाटर कंटेंट 0 किस केस में होगा? व्हेन वेट ऑफ वाटर इज 0। सो वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है। अगर आप 3 फेज डायग्राम की बात करेंगे, दिस इज एयर, वाटर एंड सॉलिड। वेट ऑफ वाटर 0, मैंने आपको बताया था, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। ये हो सकता है कि वेट ऑफ वाटर का वाटर नहीं प्रेजेंट ही नहीं, ड्राई फेज, तो वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है। वेट ऑफ वाटर 0 होगा तो वाटर कंटेंट 0 होगा। नाउ अपर रेंज क्या है? क्या वाटर कंटेंट 0 से बड़ा हो सकता है? और कितना बड़ा हो सकता है? 0 से क्या अपर लिमिट क्या है? सो वाटर कंटेंट ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? वेट ऑफ वाटर greater than weight of solid। So possible है? This is also possible case। Range is what? Water content 0 हो सकता है and greater than 0 भी हो सकता है। So the range of water content is greater than or equal to 0। इसको लेबोरेटरी में भी हम डिटरमाइन करते हैं विद वेरियस मेथड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एक्यूरेट मेथड है, दैट इज ओवन ड्राइंग मेथड, डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। by oven drying method। सिंपल मेथड, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बट दिस इज लैबोरेटरी मेथड। लैबोरेटरी में कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है समझते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है इससे। आपके पास एक सॉइल सैंपल होगा, उसका वाटर कंटेंट निकालना है। सपोज आप एक सॉइल सैंपल लेके आए और आपको पता करना है कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, कितना वाटर प्रेजेंट है उसमें। तो आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, कंटेनर में सॉइल सैंपल जो भी जिसका भी आपको वाटर कंटेंट निकालना है रखना है, उसको वेट करना है। वे करने के बाद आपको इसको ओवन में रखना है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट प्रोसेस के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए, एम्प्टी कंटेनर चाहिए। तो एम्प्टी कंटेनर चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, वेट करेंगे, वे करेंगे। तो W1
is your weight of empty container. Now कंटेनर में आप सॉइल सैंपल रखेंगे जिसका वाटर कंटेंट निकालना है, उसको हम W2 से डिनोट कर देंगे, दैट इज वेट ऑफ कंटेनर, दैट इज एम्प्टी कंटेनर प्लस वेट ऑफ वेट सॉइल. ओके. नाउ थर्ड वन इज, अभी क्या करना है, इसको ओवन में रखना है फॉर 24 आवर्स at a temperature of 110 डिग्री सेंटीग्रेड. 24 घंटे के बाद आप इस कंटेनर को ओवन से बाहर निकालेंगे एंड देन दोबारा वे करेंगे, तो आपका जो वेट होगा दैट इज W3, और W3 आपको क्या देगा, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, क्योंकि आपने 24 घंटे के लिए उसको ओवन में रख दिया था, तो उसका जितना भी मॉइस्चर था वो नहीं. नाउ इसको इक्वेशन में पुट करते हैं. दैट वाटर कंटेंट की इक्वेशन क्या है, दैट वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड. देखिए आपके पास तीन इनपुट्स है. फर्स्ट आपने लेबोरेटरी में ये फाइंड किया है, दिस इज लेबोरेटरी प्रोसेस. आप रिजल्ट यहां पे कैलकुलेट करेंगे. So W1 is the weight of empty container, W2 is the weight of container plus जो भी सॉइल सैंपल था आपका, इसको ओवन में रखा, तो W3 is weight of container plus ड्राई सॉइल. Now आपको weight of water चाहिए, तो weight of water आपको कैसे मिलेगा, देखिए weight of water आपको कैसे मिलेगा, अगर मैं W2 minus W3 कर दूं, weight of container माइनस हो जाएगा, तो आपके पास weight of wet soil minus weight of dry soil बचेगा, तो आपको क्या देगा, वेट ऑफ वाटर. तो अगर मैं W2 माइनस W3 कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा. नाउ अगर वेट ऑफ सॉलिड चाहिए तो कैसे मिलेगा, देखिए W3 इज व्हाट, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल, एंड W1 इज द वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर. अगर मैं W3 माइनस W1 करूंगा, तो वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास वेट ऑफ ड्राई सॉइल. तो W3 माइनस W1 जो क्या देगा आपको, वेट ऑफ ड्राई सॉइल. तो अगर आप लेबोरेटरी में जाएंगे, लेबोरेटरी से आपको वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है, तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू करना पड़ेगा, जो हम डिटेल में जब वाटर कंटेंट के और भी मेथड्स हैं फाइंड आउट करने के